जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है यानी कि सिंधु जल समझौता के बारे में जानेंगे। यानी कि सिंधु जल समझौता 1960 के दशक में यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। इसका सबसे पहले यानी कि जान लेंगे यानी कि मुख्य बिंदु, इसके पर उद्देश्य का जानेंगे और आगे की राह। इसके बाद हम जानेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो मुख्य बिंदु में हम जान लेते हैं कि यानी कि भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा के लिए यानी कि आधिकारिक तौर से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया है। और इस नोटिस में कहा गया है भारत की ओर से कि यानी कि परिस्थितियों में आए मूलभूत अप्रत्याशित बदलावों का जिक्र किया गया है, जिसमें यानी कि जनसंख्या परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर इसमें बताया गया है। इसके अलावा यानी कि आतंकवाद के प्रभाव के बारे में समीक्षा किया गया है, क्योंकि आतंकवाद होते हैं इन्हीं 6 नदी घाटियों के द्वारा ज़्यादातर पाकिस्तान यानी कि भारत में घुसपैठ करते हैं और खून खराबी करते हैं। ये नोटिस को यानी कि 30 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा सिंधु जल समझौता अनुच्छेद 12(3) के तहत पाकिस्तान को भेजा गया है। इसमें विश्व बैंक के कहना है यानी कि मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा आप लोग बात कीजिए। सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं। तो यानी कि भारत का क्या कहना है। भारत के कहना है कि हम ठीक हैं, हम मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा हम बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए यानी कि हम तैयार हैं। और सिंधु जल समझौता कब हुआ इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेंगे। सिंधु जल समझौता यानी कि 6 नदियों का जल बंटवारा है और उनकी नदियों का भी पाकिस्तान और भारत के बीच दोनों का बंटवारा है। इसका देख लेते हैं। तो समझौता कहाँ हुआ था उसके बारे में। तो ये यानी कि समझौता कराची में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में थे। और वहाँ के तत्कालिक जो फील्ड मार्शल थे यानी कि मोहम्मद याकूब खान थे। और भारत के तत्कालिक यानी कि प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो यानी कि उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें तीसरे पक्ष के तौर पर देख लेते हैं तो यानी कि विश्व बैंक के यानी कि अध्यक्ष थे, जो कि श्री W.A.B. इलिफ थे। यानी कि इसका जो हस्ताक्षर हुआ था यानी कि 19 सितंबर 1960 के, लेकिन इस पे लागू होने के बात कर लेते तो 1 अप्रैल 1960 से ये लागू हो गया था। और तीसरे पक्ष के तौर पर हस्ताक्षर इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष किए थे। और आगे के बात कर लेते हैं तो यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य कि यानी कि ये 6 नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में यानी कि बंटवारा किया गया है, जो कि दोनों देशों के बीच यानी कि निष्पक्षता और यानी कि बंटवारा के तौर पर करना है। और नदी क्षेत्र के यानी 2 क्षेत्रों के तौर पर बांटा गया है, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के तौर पर बांटा गया। पश्चिमी क्षेत्र के बात कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान में आ जाता है। और पूर्वी क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो ये इंडिया में इस नदी का क्षेत्र है। इसका बात कर लेते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें यानी कि ब्यास, रावी, सतलज है। इसका 20% पानी का हिस्सा है जो कि भारत सरकार को मिलता है, यानी कि भारत को। कुल्लू के देख लेते हैं तो कुल्लू का जो ब्यास है यानी कि कुल्लू से निकलती है, यानी कि कुल्लू जिला है यानी कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है। और इसका बात कर लेते हैं रावी के, तो ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। इसका पौराणिक नाम जान लेते हैं तो यानी कि पुरुषनी है। और आगे के बात कर लेते हैं सतलज है यानी कि तिब्बत से ये नदी निकलती है। और इसका 3 पश्चिमी नदियों के बात कर लेते तो इसमें यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम है। इसका जो 80% पानी है यानी कि पाकिस्तान को मिलता है। और सिंधु नदी की बात कर लेते हैं तो इसका जो उद्गम है यानी कि तिब्बत से है। और ये 3 देश में इसका क्षेत्रफल है, यानी कि अफवाह क्षेत्र पाकिस्तान, भारत और चीन में है। और आगे के बात कर लेते हैं तो ये सिंधु नदी है, जो कि यानी कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसका बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय नदी, इसको भी दिया गया है। इसमें देख लेते हैं तो इसका सहायक नदी है, यानी कि सयोक नदी भी है, गिलगित नदी भी है, और इसका जास्कर नदी भी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और नदी है।
चिनाब के बात कर लेते हैं तो ये बारालाचा से निकलता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलता है। जो चिनाब नदी है इस पे भी भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजना शुरू किए थे, लेकिन इसमें भी क्या है कि यानी कि पाकिस्तान ने इसका भी विरोध किया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको लेकर खारिज कर दिया कि नहीं, हम कर सकते हैं नियम के अनुसार। और आगे के बात कर लेते हैं कि यानी कि झेलम नदी के बात कर लेते हैं तो ये भी अनंतनाग जिला से निकलती है, और इसका यानी कि जो मूल नाम है यानी कि पूर्व वैदिक काल में यानी कि विस्ता नदी था इसका नाम, और एशिया के सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका देख लेते हैं तो सहायक नदी यानी कि किशन गंगा है, पुंछ नदी है, यानी सुखनाग नदी है। इसमें भारत सरकार का भी पनबिजली विद्युत परियोजना चल रहा है। इसको लेकर भी यानी कि 2022 में सिंधु जल समझौता के तहत यानी कि पाकिस्तान से नोटिस भेजा गया था कि ये उल्लंघन है, लेकिन भारत सरकार ने इसको भी यानी कि खारिज कर दिया गया है। और आगे की बात कर लेते हैं तो यानी कि झेलम नदी यानी कि इस यहाँ पर सिकंदर और पोरस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और संधि के तहत कुछ शर्त भी हैं, यानी कि संधि के तहत देख लेते हैं तो पूर्वी नदियों का पानी भारत को आवंटित किया गया है, लेकिन भारत निम्नलिखित उपयोग को छोड़कर पश्चिमी नदियों को पानी को बहने देने के लिए निबद्ध है। घरेलू उपयोग के लिए कर सकते हैं, गैर उपयोग के लिए भी कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र के लिए भी कर सकते हैं, और छोट मोट यानी कि जल विद्युत परियोजना के लिए भी कर सकते हैं, जो भारत अभी कर रहा है झेलम नदी के तट पे। और आगे के बात कर लेते हैं तो यानी कि भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिए पश्चिमी नदियों पर 3.6 MAF तक जल भंडारण की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखने का ध्यान देने का है, अभी तक कोई भंडार विकसित भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। यानी कि जब तक भंडार का निर्माण नहीं हो जाता, हर साल 0.5 MAF पानी वहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें इसको समाधान करने के लिए यानी कि अस्थाई सिंधु आयोग को भी यहाँ पर गठन किया गया है, यानी कि दोनों देशों को अपने काम रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना है। इनके अनुसार दोनों देश के जो सरकार होते हैं फैसला लेते हैं, और दोनों पक्षों अपने द्वारा देखे गए नदी प्रवाह संबंधी जानकारी आदान प्रदान करने के लिए भी ये करते हैं। उनके अवलोकन में 3 महीनों के भीतर तथा प्रत्येक वर्ष की कृषि उपयोग पर निर्दिष्ट जानकारी आदान प्रदान करना भी आवश्यक है। इसका बात कर लेते हैं तो भारत को अपनी भंडार और जल विद्युत परियोजना की जानकारी भी देना पाकिस्तान को अनिवार्य होता है। अब भारत भी क्या करता है, हर साल यानी कि 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान को बाढ़ के आंकड़े भेजते हैं, ताकि यानी कि जो वहाँ बाढ़ आते हैं उनका समीक्षा कर सके पाकिस्तान के सरकार। इस सिंधु जल समझौता के अनुसार देख लेते हैं तो वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होनी मैंडेटरी होती है। नदियों के अधिकार देख लेते हैं तो यानी कि जो झेलम, चिनाब और सिंध के पानी का पाकिस्तान का अधिकार है। IWT के यानी कि अनुसार देखें तो इसमें यानी कि सी में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति दी गई है, जो पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं तो विवाद के समाधान के तंत्र के बारे में, यानी कि सिंधु जल संधि के अनुसार देख लेते हैं तो अनुच्छेद यानी कि 9 के तहत 3 चरणों का विवाद किया गया है। पहला अंतर सरकारी के स्तर के द्वारा, इसके बाद तटस्थ के द्वारा यानी कि विश्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं, और तीसरा है जो कि यानी कि मध्यस्थता के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आप विवाद को सुलझा सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई प्रश्न को देख लेते हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि इस प्रश्न का यानी कि पूछा गया था वर्ष 2021 में UPSC में पूछा गया था। तो देख लेते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 उनमें से एक में मिलती है, जो अंततः सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि सीधे सिंधु में यानी कि मिलती है? A के चिनाब, और B का झेलम,
और सी के रावी और डी का सतलज। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।